अल्पसंख्यकों को समझना ही चाहिए, अधिकार के नाम पर उन पर अत्याचार न करें। पार्ट 2। इसके अलावा एक और बात का ध्यान आपको रखना होगा, और वह बात है कि तानाशाही शासन प्रणाली में नौकरशाही या राजा के मतानुसार कानून बनाए जाते हैं, और ऐसी जगहों पर बोलना अनावश्यक हो जाता है। सत्ताधीश हो या नौकरशाह हो, उन्हें किसी के बोलने की ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी इच्छा ही कानून होता है। लेकिन पार्लियामेंट में कानून बनाए जाते हैं, और यह कानून भले लोगों की इच्छा के अनुसार ही बनाए जाते हैं, लेकिन जिसके पास विपक्ष को अपनी तरफ खींच लेने की कला होती है, वही अपने विरोधी मतों पर विजय भी पा सकता है। इस सभागृह में जो आपके विलाप में उनके साथ मारपीट करके आप जीत हासिल नहीं कर सकते। इसी प्रकार अल्पसंख्यक लोग गुंडों को लाकर बहुसंख्यकों पर दबाव नहीं बना सकते। बहुसंख्यक भी अल्पसंख्यकों के साथ मारपीट नहीं कर सकते। इस सभागृह में जिन्हें अपनी बात मनवानी होती है, वे केवल अपनी वाकपटुता के बलबूते पर ही मनवा सकते हैं। अपने विरोधियों को उस बहस के जरिए ही अपनी ओर कर लेना होता है। बहस भले सामान्य हो या तेज, लेकिन हमेशा वह तर्क और विचारशील होनी चाहिए। इसीलिए पार्लियामेंट जैसी संस्थाओं में सफलता पाने का गुर है सभागृह को अपने वश में करने की योग्यता। आपको महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए पूरी तैयारी के साथ सभागृह में आना होगा, और सभागृह में भाषण देने की कला सीखने के लिए मेहनत करनी होगी। अपने अनुभव के सहारे कहूँ तो यह कला सीखना कोई कठिन काम नहीं है। मैं खुद कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, और मान लीजिए अगर किसी ने भारत की राजनीति में हिस्सा लेने वालों में से अच्छे वक्ताओं की फहरिस्त बनाने की सोची, तब भी वह मेरा नाम उस फहरिस्त में किसी बलबूते शामिल नहीं कर पाएगा, और मुझे यह सम्मान पाने की लालसा नहीं है। एक समय ऐसा था कि मुझे अपने संकोच से छुटकारा पाने की फिक्र हुआ करती थी। मैं इस बात को लेकर इतना निराश था कि छात्र मेरा मजाक उड़ाएंगे। यही सोचकर सिडनम कॉलेज में मिली नौकरी छोड़ देने तक की सोची थी। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जिन्हें मेरी तरह डर सताता हो, वे अपना डर त्याग कर भाषा पर प्रभुत्व पाने की कोशिश में लगे जाएं। मेरे मतानुसार इसमें कठिन कुछ भी नहीं है। इस सभागृह को अगर ढंग से चलाना हो तो अध्यक्ष के निर्णय का सम्मान करना शर्त है। अध्यक्ष के निर्णय पर आप किसी तरह की शंका को मन में न लाएं। अगर ऐसा कोई सवाल पैदा होता है और कोई पुराना संदर्भ उपलब्ध ना हो,
तो या फिर परंतु निर्णय करना अध्यक्ष के लिए असंभव हो तो अध्यक्ष खुद विभिन्न दलों के सदस्यों को उस प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त करने और व्यक्त किए गए विचारों की छानबीन कर अर्थ बताने के लिए कहेंगे। किसी निर्णय के बारे में इस प्रकार छानबीन होने के बाद अध्यक्ष जो निर्णय करेंगे उसे आपको अंतिम वाक्य की तरह स्वीकारना होगा, भले ही वह गलत क्यों ना हो। कुछ सालों का अपवाद छोड़ दें तो 1926 से लेकर 1946 तक के लगभग सभी सालों में मैंने पार्लियामेंट्री कामकाज में हिस्सा लिया है। उस अवधि में हर जगह के अध्यक्ष मैंने देखे। उनमें से कई अच्छे थे, कुछ नहीं। कुछ निष्पक्ष थे, कुछ योग्य थे, कुछ अयोग्य थे, कुछ संतुलित थे और कुछ अन्य गुण और अवगुणों से भरे थे। लेकिन हमने उनके निर्णय का हमेशा सम्मान ही किया। असल में यह दुख की बात है कि पार्लियामेंट का काम कैसा चलता है इसका प्रत्यक्ष ज्ञान आपको मिल नहीं पाता। अगर आपको पेरिस, लंदन या अमेरिका जाने और उन जगहों के अधिवेशन देखने का मौका मिले तो इन 3 सभागृहों के मज़ेदार मतभेदों को देखने का अवसर आपको मिलेगा। आप पाएंगे कि पेरिस का सभागृह आश्चर्य का एक नमूना है। एक बार पेरिस के कनिष्ठ सभागृह में मुझे लगातार 2 या 3 दिन जाना पड़ा था। वहाँ जो कुछ चल रहा था वह देखकर मुझे लगा कि क्रॉफर्ड मार्केट में और उस जगह में कोई फर्क नहीं है। उस सभागृह में लोग बार बार यहाँ वहाँ आवाज़चाही कर रहे थे और अनुशासन नाम की कोई चीज़ वहाँ नहीं थी। अध्यक्ष की बात कोई नहीं सुन रहा था। सभी अनुशासन की अनदेखी कर रहे थे और बेचारे अध्यक्ष महोदय को शांति बनाए रखने के लिए बार बार अपना हथौड़ा और इसी काम के लिए बनाया गया लकड़ी का एक टुकड़ा टेबल पर मारना पड़ता था। उनकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं था, लेकिन लंदन के सभागृह में इसके बिल्कुल विपरीत तस्वीर आपको दिखाई देगी। वहाँ एक नियम है कि अध्यक्ष जब खड़े होते हैं तब वहाँ कोई और अपनी जगह खड़ा नहीं रहेगा। हर सदस्य को बैठे रहना होगा। उसी प्रकार सदन में जब एक व्यक्ति खड़ा हो तब कोई और अपनी जगह खड़ा नहीं रह सकता। हर किसी को बैठे रहकर उसको सुनना है। कॉमन्स सभागृह में अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई सदस्य अपने भाषण की शुरुआत नहीं कर सकता। साथ ही अध्यक्ष पर कोई रोक नहीं होती कि वे फला व्यक्ति को ही बोलने की इजाज़त दें। वहाँ उनकी भाषा में एक उक्ति कही जाती है कि अपनी नज़र में आने वाले व्यक्ति को ही अध्यक्ष बोलने की अनुमति देते हैं। लेकिन इस युक्ति में एक छुपी बात है और उसके अनुसार हो सकता है
अध्यक्ष किसी सदस्य की ओर देखें और उस सदस्य को भाषण के लिए आमंत्रित करने के बजाय केवल उसकी ओर देखकर आंखें मिचकाएं। इसकी वजह भी साफ है। कई लोगों के साथ साथ होने से अध्यक्ष हर सदस्य को जानते हैं, उनके अच्छे बुरे गुणों को जानते हैं। अध्यक्ष को केवल उनके पारिवारिक जीवन के बारे में जानकारी नहीं होती, बाकी सब वह जानते हैं। इसी कारण अध्यक्ष लंबा उबाऊ भाषण देने वालों को या उन सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं देते जिनकी बातों में महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं होते। धन्यवाद।